दरबार में रोशनी कम थी पर उत्सव की चमक इतनी अधिक थी कि बिखरी हुई मोमबत्तियां भी दरबार के कोनों में गीत गा रही हों। बादल छटकर सूर्य की किरणें महल के विस्तृत प्रांगण में उतरी थी और हवा में हल्की हल्की खुशबू थी। हल्दी, गुलाब और ताजे पके हुए मिठाइयों की मिलीजुली सुगंध। उस दिन अकबर की प्रजा अपने अपने ढंग से खुश थी, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही परपत्र मिलकर एक बड़ा मेला त्योहार होने वाला था। परंतु मुमकिन था कि केवल दिखने वाला उत्सव ही सब कुछ न था। अंदर से किसी को क्या सूझ रहा था, ये केवल बीरबल समझते थे। वो जो अकबर के दरबार का चिर परिचित विदूषक और सूझबूझ का दूसरा नाम था। अकबर अक्सर कहता था, बीरबल, हंसी कुछ ऐसी चीज है जिसे हम केवल सुनकर नहीं समझते, इसकी गूंज से लोगों के दिल भी बहलते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हंसी बांटो, क्योंकि यही एक दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है। अकबर को यह उक्ति इतनी भानी कि उसने हंसी बांटने की योजना के बारे में पूछ लिया, पर अकबर बच्चों की तरह उत्सुक था। उसे व्यावहारिकता चाहिए थी। उसने आज दरबार में आदेश दिया कि किसी को भी जो हंसी बांटे और दूसरों की मुस्कान बढ़ाए, उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दरबारी ये सुनकर अचंभित हुए तो कुछ हंस पड़े, पर बीरबल की आंखों में कुछ गंभीरता थी। उसे मालूम था कि हंसी बांटना केवल मजाक नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव करने वाला हथियार है। कुछ दिनों बाद मेला शुरू होने वाला था। राज्य में दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और साधु इकट्ठा होने लगे, पर एक छोटी सी पंक्तियां थी। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था, नाम था सिंधुरी। वहां के लोग लंबे समय से उदास थे, क्योंकि कस्बे के कुएं से पानी की गुणवत्ता बिगड़ गई थी और आसपास के खेतों में उगने वाली फसलें भी आधी आधी पकी। लोग ये कहते कि जैसे धरती की हंसी कहीं खो गई है। ये सुनकर बीरबल का मन व्याकुल हुआ। उसने सोचा कि अगर वो अकबर की सलाह हंसी बांटों को थोड़े भौतिक रूप में उतार दे तो क्या होगा। हो सकता है कि हंसी बल्कि एक भावना ही नहीं, एक सक्रिय शक्ति हो जो लोगों के काम करने का जज्बा, आत्मविश्वास और समुदाय की ताकत बढ़ाए। बीरबल ने एक छोटी सी टोली बनाई। कुछ कलाकार, कुछ विदूषक, एक किसान जो गीत गाता था और 2-3 बच्चों को जिनकी आंखों में चमक थी। वे सब सिंधुरी की ओर चल पड़े। कस्बे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग सड़कों पर कुछ उबले हुए, बोझ से दबे और खामोश दिख रहे थे। बच्चे खेलना भूल गए थे और बूढ़े केवल अपनी कुर्सियों पर बैठकर भविष्य की चिंता कर रहे थे। बीरबल ने जमीन पर बैठकर अपनी टोपी उतारी और कहा, आज हम यहां एक नई चीज लाए हैं, हंसी की दुकान। लोगों ने पहले उसका अर्थ नहीं समझा। फिर बीरबल ने बताया कि हंसी बांटना कोई चीज बेचने जैसा है। वो मुफ्त है, पर जो इसे लेगा उसे अपने साथ कम से कम एक और व्यक्ति को हंसी बांटनी होगी। नियम सरल था, हर हंसी को किसी काम के साथ जोड़ा जाएगा। एक हंसी खेत में काम करने वाले के लिए, एक हंसी बाजार के लिए, एक हंसी पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए। हर हंसी का लक्ष्य स्पष्ट था, किसी की मदद करना। पहली हंसी मुफ्त में बांटी गई। बीरबल के एक साथी ने एक छोटा सा कवि गीत सुनाया, जो सुनने में हल्का पर अंत में आंखों से आंसू खींचने वाला था। एक बूढ़ा माली जो हमेशा अपने खाली हाथों के बारे में सोचकर उदास बैठता था, हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी पुरानी भूल सी चीज याद आई हो। माली ने अगले ही दिन अपने पुराने खेत पर जाकर कुछ बीज लगाए, जो उसने वर्षों से न लगाए थे। गांव में धीरे धीरे गतिविधि लौटने लगी, पर यह केवल शुरुआत थी। बीरबल ने गांव वालों को सिखाया कि हंसी बांटने के साथ साथ कर्म भी बांटना चाहिए, मुस्कुराहट के साथ काम की ऊर्जा भी। एक युवा बुनकर, जसवंत, जो सोचता था कि उसके पास कोई खास हुनर नहीं, बीरबल के सामने अपनी बुनाई के करघे पर एक छोटी सी गलती का मजाक उड़ाते हुए दिखा। बीरबल ने उसे संवारा और कहा, अपनी गलती पर हंसने की हिम्मत रखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। जसवंत ने धीरे धीरे अपने बुनाई के डिजाइन सुधारे और शीघ्र ही
उसकी बनी चादरें मेले में एक नया आकर्षण बन गई। जो लोग उसे पहले ताने मारकर देखते थे, अब उसकी चादरों की मांग करने लगे। कस्बे के लोगों में एक और बदलाव आया। उनकी बातचीत में हल्कापन लौटा। कुछ लोग अपने पुराने झगड़े भूलकर एक ही मेज पर बैठ गए और पहले की तरह चाय पीने लगे। बीरबल ने छुपकर देखा कि हंसी ने केवल चेहरे पर चमक नहीं लाई, बल्कि लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ा दिया। एक दिन मेले में एक व्यापारी आया जिसने शहर से लाए कुछ खिलौने और मिठाइयां रखी थी, पर पंडाल में कोई खरीदार नहीं था। व्यापारी उदास बैठा था और सोच रहा था कि इस मेले में उसका व्यापार कैसे चलेगा। बीरबल ने व्यापारी को अपनी योजना में शामिल किया। उसने कहा कि व्यापारी हर खरीद के साथ एक छोटा विनोद भी बांटेगा। व्यापारी ने पहले हिचकिचाया, पर जब लोगों ने खिलौनों पर हंसते हुए बच्चों को देखा तो वो भी मुस्कुराया और मेला जीवंत हो उठा। मगर किसी भी कहानी में बाधाएं भी आती हैं। सिंधुरी के पास एक पुराना चौकीदार था। नरम नाम था। नरम का चेहरा हमेशा सख्त रहता था और वो हंसी को हल्के में नहीं लेता था। उसके लिए हंसी एक तरह की कमजोरी थी। वो सोचता था कि यदि लोग हंसी बांटने लगे तो उनकी गंभीरता खो जाएगी और वे अपने कर्तव्यों से भटकेंगे। उसने बीरबल की योजना का विरोध किया और कहने लगा, तुम हास्य और मस्ती बांटो, पर इससे काम कम नहीं होगा। ये केवल दिखावा है। बीरबल ने नरम से कहा, तुम अगर चाहो तो अपनी नजर से देखो, हंसी और काम साथ साथ चल सकते हैं। नरम ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल से वादा किया कि यदि एक महीने में कस्बे का उत्पाद बढ़ा तो वो अपनी राय बदल देगा, और अगर नहीं बढ़ा तो वो अपनी गलती स्वीकार करेगा। समय भीतर से दौड़ने लगा। मेले की तैयारियां तेज हुई। गांव वालों ने अपनी सबसे अच्छा चीजें बाजार में रख दी। किसान अपनी ताजा सब्जियां, बुनकर अपने बुने कपड़े और बच्चे अपने हाथ से बने खिलौने। बीरबल हर रोज कुछ नई हंसी बांटता। कभी कविताएं, कभी छोटे छोटे हास्य नाटक, कभी कुछ फुर्तीले चुटकुले। हंसी बांटते बांटते वो पानी के महत्व पर भी जोर देता। हंसी के साथ वो पानी बचाने और कुएं की सफाई का अभियान भी चलाने लगा। लोगों में जागरूकता बढ़ी। वे दिन में थोड़ी सी मेहनत कर कुएं की सफाई करते और शाम में हंसी बांटते। नरम चौकीदार ये सब देखता रहा, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने स्वयं ही निर्णय लिया कि वो काम की निगरानी करेगा। उसने ध्यान दिया कि हंसी बांटने के बाद लोग न सिर्फ खुश है, पर उनके चेहरे की चमक काम के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ा देती है। खेतों में काम करने वाले युवक पहले की तुलना में बहुत अधिक तनमन से काम कर रहे थे। दुकानदारों की मुस्कान व्यापार को अधिक आकर्षक बना रही थी। नरम की विचारधारा धीरे धीरे बदलने लगी, पर अभिमान ने उसे रोक रखा था। वो चाहता था कि बीरबल ही उसे ये परिवर्तन स्वीकार करने के लिए राजी करे। बीरबल ने एक विशेष आयोजन रखा, हंसी महोत्सव। इस महोत्सव में हर किसी से कहा गया कि वो कोई ऐसा काम या कला प्रस्तुत करे जिसमें हंसी का तत्व हो और उसकी वजह से किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आए। महोत्सव का आखिरी रूप से निर्णायक क्षण तब आया जब नरम खुद मंच पर चढ़ा। सभी को लगा कि अब वो बीरबल पर तंज कसेगा, पर नरम ने सबको चौंका दिया। उसने अपने पुराने समय की कुछ कहानियां बताई, कैसे उसने रातों में गांव की सुरक्षा के लिए जागकर समय बिताया और कैसे उसकी गंभीरता ने कई बार समस्या को टाला। पर इसके बाद उसने कहा कि कभी कभी उसकी सांसों में भी उमंग की कमी रह जाती है, और उसने एक पुराने किस्से को सुनाया जहां उसने एक बच्चे की हंसी सुनकर अपनी कड़वाहट भूलकर उस बच्चे को दूध दिलाया। मंच पर बैठे लोगों की आंखों में आंसू और मुस्कान के मिश्रित भाव थे। नरम ने माना कि हंसी ने उसे नरम कर दिया और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। महोत्सव के बाद परिणाम साफ दिखने लगे। सिंधुरी के खेतों में फसलें पहले से अधिक हरी दिखने लगी। कुएं का पानी साफ हुआ क्योंकि लोग मिलकर उसे ठीक कर रहे थे, और बचपन की हंसी फिर से सड़कों पर गूंज उठी। मेले के बाद अकबर की सेना और अधिकारियों को यह देखकर
आश्चर्य हुआ कि केवल हंसी बांटने से कैसे पूरा कस्बा बदल गया। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उसने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ये सब कैसे कर दिया? बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, बात सरल है महाराज। हंसी बंटती है तो दिल खुलते हैं, दिल खुलने से लोग जुड़ते हैं और जुड़ने से समाज का काम आसान हो जाता है। हंसी एक ऐसी दौलत है जो हमने खर्च करने का साहस किया तो उसने हमें लौटाया, और हम जितना खर्च करेंगे वो उतनी बढ़ेगी। अकबर ने बीरबल के शब्दों पर ध्यान दिया और विचार किया। उसने न केवल बीरबल की योजना की सराहना की, बल्कि राज्य भर में ऐसे और भी कई छोटे मोटे कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया जहां हंसी को एक साधन माना जाएगा। ये साधन सिर्फ मन बहलाने का नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और व्यवहारिक चुनौतियों को हल करने का उपाय होगा। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। हंसी बांटने के ये नए नियम धीरे धीरे अभिजात वर्ग के मध्य भी फैलने लगे। दरबार के कुछ उच्च अधिकारी पहले थोड़ा अवमानना करते थे। वे सोचते थे कि हंसी केवल आम लोगों की चीज है। पर जब उन्होंने खुद बीरबल द्वारा आयोजित हास्य सभा में भाग लिया और देखा कि राजा स्वयं हंसकर कैसे लोगों के बीच की दूरी घटा देता है, तो वे भी प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद जब अकबर ने स्वयं एक गरीब परिवार के साथ भोजन बांटा और साथ में कुछ पुराने झड़पों को सुलझाने की शांति की पहल की, तो दरबार का माहौल बदल गया। लोग मिलकर काम करने लगे और विवादों का हल सुलभ हो गया। समय के साथ साथ बीरबल की छोटी सी टोली ने हंसी के कई रूप खोज निकाले। उन्होंने हंसी की पाठशाला खोली जहां बच्चे और बूढ़े दोनों आते थे। बच्चे वहां नए नए खेल और कहानियां सीखते और बूढ़े अपनी पुरानी जिंदगियों के किस्से सुनाते। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उनकी प्रतिभा भी निखरने लगी थी। कहानी सुनाने वालों ने बच्चों के सीखने के तरीकों को मजेदार बनाया। हंसी की दौलत का प्रभाव आर्थिक रूप से भी दिखा। बाजारों में गतिविधि बढ़ी, स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी और व्यापारियों को नए ग्राहक मिले। न केवल व्यापारिक स्थिति सुधरी, बल्कि लोग एक दूसरे से अधिक सहयोग करने लगे। किसान उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए एक दूसरे से तकनीक बांटने लगे और ताव तोलने की परंपराएं फिर से लौट आई। हंसी ने विश्वास और सहयोग की दीवारें गिरा दी। वर्षों बाद जिस सिंधूरी का नाम कभी दुख की गाथा के रूप में लिया जाता था, वो क्षेत्र अब उत्साह का केंद्र बन चुका था। लोग दूर दूर से आते थे ये देखने कि कैसे एक साधारण हंसी ने जीवन बदल दिया। पर सबसे अनूठी बात यह थी कि हर बार कोई व्यक्ति सच्ची मुस्कान बांटता तो वो खुद भी पहले से अधिक खुश और पूर्ण महसूस करता। हंसी ने जो अदलाबदली की, वो केवल चेहरे पर नहीं, पर आत्मा में भी थी। एक संध्या पर जब सूरज मंद पड़ा और लोग अपनी अपनी घरों की ओर बढ़ रहे थे, बीरबल और अकबर महल की बालकनी पर खड़े थे। नीचे से सुनहरी रोशनी उठ रही थी और कस्बे की ओर से हंसी की हल्की हल्की आवाज उठ रही थी, ऐसी प्रफुल्लित करती हुई कि मानो हवा भी उसमें मिलकर गुनगुनाई। अकबर ने कहा, मैंने अब तक कई प्रकार की दौलत देखी, चांदी, सोना, जमीन, पर ये जो दौलत तुमने दिखाई है, ये सबसे विचित्र और सबसे मूल्यवान है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, दौलत वह है जो मन को समृद्ध करे, और हंसी वही है, ये बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। अकबर ने धीरे से कहा, तुमने एक छोटी सी बात कही थी, हंसी बांटो, पर मैंने देखा कि तुमने केवल हंसी ही नहीं बांटी, तुमने आत्मविश्वास, भरोसा और कर्म की आभा भी बांटी। बीरबल की आंखों में चमक थी, पर वो विनम्रता से बोला, महाराज, ये सब लोगों का अपना हिस्सा है। मैं केवल एक मोमबत्ती जला सकता हूं, पर जो लोग उस प्रकाश से रोशनी फैलाते हैं, वही असली दीपक है। उनके भीतर से एक मुलायम सी संतुष्टि थी। कहानी का असली विजेता वो गांव था जिसने अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत में बदला। असली इनाम वो समाज था जो एक साथ मिलकर चलना सीखा। और बीरबल, वो अपनी टोपी को समेटकर आगे बढ़ गया, नई जगहों की तलाश में, जहां उसकी छोटी सी चुटकी या धीमी सी मुस्कान
किसी दिल में प्रकाश जलाने का काम करे। कई वर्षों बाद भी लोग उस दिन को याद करते जब बीरबल ने कहा था, हंसी बांटो, क्योंकि यही एक दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है। ये वाक्य उन घरों की दीवारों पर नहीं लिखा था, पर लोगों के दिलों में अंकित हो गया था। बच्चे अपनी छुट्टी में हंसते तो बूढ़े भी उनकी हंसी में शामिल हो जाते, और जब भी कोई संकट आता तो पहले लोग एक दूसरे की हंसी बांटने लगते, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि जब दिल में हंसी होती है तो रास्ता स्वयं बन जाता है। कहानी का आखिरी दृश्य एक साधारण सा था। सिंधुरी का एक छोटा सा चौक, जहां लोग शाम के समय एक छोटी सी गोली बांधकर बैठते, चाय पीते और अपने दिन की बातें कहकर हंसते। बीच में एक पत्थर पर बीरबल की एक छोटी सी मूर्ति रखी गई थी। उस पत्थर पर सिर्फ एक शब्द खुदा था, हंसी। लोग हंसते हुए उस पत्थर को छूते और कहते, बीरबल ने सही कहा। सूर्य अस्त होने लगा और चौक पर गिरती हुई परछाइयों के बीच से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो रहस्यमयी और सजीव, और सुनने वाले को विश्वास दिलाती हुई कि सच्ची दौलत वास्तव में बांटने से बढ़ती है। बीरबल की कहानी, जिसमें उसने सिखाया कि इंसान वही महान है जो दूसरों के दुख को समझ सके। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। खिड़कियों से आती हल्की धूप संगमरमर के फर्श पर सोने की तरह बिखर रही थी। महल के भीतर मोर किसी पुकार गूंजती थी और दूर से इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मगर अकबर के चेहरे पर एक अनजानी थकान थी। दरबार के सारे मंत्री, कवि, संगीतज्ञ, सेनापति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें सम्राट पर टिकी थी। अकबर सोच में डूबे हुए थे। उनके माथे पर बल पड़े थे और उंगलियां सिंहासन की बाहों पर बार बार थिरक रही थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह सम्राट के बाईं ओर बैठा था, बड़ी सावधानी से बादशाह के चेहरे को देख रहा था। वो जानता था कि अकबर के मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो उसके उत्तर की खोज पूरे दरबार को किसी न किसी नई सीख तक ले जाती है। कुछ देर बाद अकबर ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि महान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के दुख को समझ सके? क्या अपनी ताकत, अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान से महान नहीं हुआ जा सकता? दरबार में हलचल सी मच गई। ये सवाल असामान्य था। हर कोई अपनी अपनी समझ से कुछ सोचने लगा, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि बादशाह से कहे कि महानता का माप कौन तय करेगा। मगर बीरबल के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर आग लिए हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये बात यूं नहीं समझाई जा सकती, इसे महसूस करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं, जिससे आपका ये प्रश्न स्वयं मिट जाएगा। अकबर को बीरबल की बातें हमेशा आकर्षित करती थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं, मगर ध्यान रहे, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आने वाला। बीरबल ने झुककर आदर से कहा, हुजूर, ये चाल नहीं, सीख होगी। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि सम्राट शहर के लोगों की परेशानियां खुद सुनेंगे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, लोग आएं और अपनी समस्याएं कहें। सुबह से ही दरबार में लोगों की भीड़ लग गई। कोई अपने खेत के झगड़े की बात करता, कोई टैक्स की शिकायत करता, कोई किसी अधिकारी के व्यवहार से दुखी था। अकबर सबकी बातें सुनते सुनते थक गए। उन्होंने धीरे से बीरबल से कहा, बीरबल, इन लोगों के दुखों का अंत ही नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, क्या मैं इन सबका समाधान करने की जिम्मेदारी ले सकता हूं? अकबर ने कहा, ले सकते हो, लेकिन याद रखना, किसी को असंतुष्ट मत छोड़ना। बीरबल ने सिर झुकाया और अगले 3 दिनों तक दरबार में आने वाले हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। लेकिन उसने कोई जल्दी नहीं की। वो हर व्यक्ति की बात गहराई से सुनता, उसके चेहरे को पढ़ता, उसकी आंखों में झांकता। कई बार वो चुपचाप सिर हिलाता,
कभी कभी केवल हाथ पर हाथ रखकर कह देता, मुझे तुम्हारा दुख समझ में आता है। तीसरे दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने अब तक कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दुख सिर्फ सुनने से दूर होते हैं या समझने से। अकबर ने भौहें चढ़ाई, समझने से? मतलब? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह आप मेरे साथ एक जगह चलिए, मैं सब समझा दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में महल से निकले। बीरबल उन्हें शहर के उस हिस्से में ले गया जहां गरीब और मजदूर वर्ग रहता था। गलियां संकरी थी, मकान टूटे हुए, बच्चे बिना चप्पल के भाग रहे थे। अकबर ने ऐसा दृश्य बहुत कम देखा था। एक झोपड़ी के सामने बीरबल रुका। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसके पास लकड़ी का टुकड़ा था और वह उससे अपने टूटे हुए जूते में कील ठोक रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही है वही व्यक्ति जिसकी शिकायत आपने परसों सुनी थी, जो कह रहा था कि उसके खेत में पानी नहीं पहुंचता। अकबर ने आश्चर्य से कहा, हां, याद है मुझे। मैंने तो सोचा था कि ये आदमी अतिशयोक्ति कर रहा है। बीरबल ने कहा, आइए उसके साथ बैठिए। अकबर असमंजस में थे, पर बीरबल की बात मानकर वे मिट्टी पर बैठ गए। बूढ़ा उन्हें पहचान नहीं सका। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, देखिए मेरे जूते टूट गए हैं, लेकिन मैं इन्हीं में काम चलाऊंगा। नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अकबर ने उसकी झोपड़ी के भीतर झांका। एक कोना जिसमें उसकी बीमार पत्नी खांस रही थी और एक बच्चा सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खा रहा था। अकबर के भीतर कुछ टूटने लगा। बीरबल चुप था, बस सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अकबर ने पूछा, तुम्हारा खेत सूख क्यों गया? बूढ़ा बोला, बाबूजी, ऊपर के गांव वाले लोग अपनी जमीन से सारा पानी रोक लेते हैं। मैं शिकायत करने गया था, मगर किसी ने सुना ही नहीं। मेरे पास न ताकत है न आदमी। अकबर के गले में जैसे कुछ अटक गया। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये वही आदमी है जिसकी फरियाद दरबार में थी। आपने कहा था कि उसके जैसे लोग हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं, मगर कभी कभी कोई सिर्फ एक मौका चाहता है अपनी जमीन को जिंदा रखने का। अकबर के होंठ कांपे। उन्होंने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें अपनी जमीन में फिर से पानी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बूढ़ा मुस्कुराया, बाबूजी, तब मेरी बीवी की दवा आ जाएगी और मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा। अकबर के आंखों में नमी थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही फर्क है सुनने और समझने में। महानता तब आती है जब हम किसी के दर्द को अपनी आत्मा से महसूस करते हैं, सिर्फ उसके शब्दों से नहीं। अकबर ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उन्होंने आदेश दिया कि उस गांव में पानी का सही बंटवारा हो और बूढ़े किसान की मदद के लिए राज्य की ओर से सहायता दी जाए। मगर बीरबल यही नहीं रुका। उसने दरबार में अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम रखा, दुख की बोली। उसने कहा, आज हर मंत्री, हर दरबारी, हर अमीर व्यापारी एक गरीब व्यक्ति का दुख सुनेगा और उसके साथ एक दिन बिताएगा। सबने पहले तो इसे मजाक समझा, मगर बादशाह खुद शामिल हुए तो किसी ने इनकार नहीं किया। 3 दिन तक दरबार के बड़े लोग आम जनता के बीच रहे। किसी ने किसान के साथ खेत में काम किया, किसी ने मजदूर के साथ दरी बुनने में मदद की, किसी ने विधवा के घर में जाकर उसके बच्चों को पढ़ाया। जब वे लौटे तो हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। अकबर ने दरबार में कहा, आज मैं समझ गया बीरबल, इंसान वही महान नहीं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह जो नीचे बैठे हुए व्यक्ति की आंखों में छिपे आंसू को देख सके। ताकत और बुद्धि तभी मायने रखती है जब उनका इस्तेमाल दूसरों के दुख को कम करने में किया जाए। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, जब राजा समझने लगता है कि उसका राज्य केवल उसका नहीं बल्कि उसके लोगों का है, तभी सच्चा स्वर्ण युग आता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि उस दिन से हर महीने सुनवाई दिवस रखा जाएगा।
जब आम लोग सीधे बादशाह से मिल सकेंगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे राज्य में करुणा और न्याय का वातावरण फैल गया। बीरबल के इस एक कदम ने दरबार के लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। अब जो मंत्री पहले गरीबों को परेशान करते थे, वही उनके दो दर्द पूछने लगे। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, मैंने बहुत जीतें हासिल की हैं, राज्य, धन, युद्ध, बट आज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो किसी भी विजय से बड़ा है। आज मैं समझ पाया हूं कि महानता दूसरों के दुख को समझने में है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही वो पल है जब मनुष्य सम्राट से महान बनता है। दरबार में मौन छा गया। बाहर हल्की बारिश होने लगी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली, जैसे धरती खुद भीगकर कह रही हो, अब तुम सचमुच इंसान बन गए। उस दिन से अकबर के दरबार में एक पत्थर पर बीरबल के शब्द खुदवाए गए, इंसान वही महान है जो दूसरों के दुख को समझ सके। वो पत्थर आज भी अकबर के महल की दीवार में जड़ा हुआ है, मानो इतिहास कह रहा हो कि बीरबल ने सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, इंसानियत की असली परिभाषा सिखाई थी। और जब भी किसी राजा, किसी मंत्री या किसी आम आदमी का दिल घमंड से भर जाता है, उस पत्थर पर लिखे शब्द जैसे धीरे से फुसफुसाते हैं। महानता दूसरों के दर्द को समझने में है, ना कि उन्हें अनसुना करने में। और यही बीरबल की अमर सीख थी, जिसने न केवल अकबर को बदला, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को यह एहसास कराया कि असली ताकत दया में है, न कि अधिकार में। चाहता हूं, और बीरबल ने कहा, पहले मुस्कान से शुरुआत करो। दरबार में एक अनोखा सन्नाटा था। अकबर बादशाह अपनी विशाल सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, जैसे किसी बात का वजन उनके कंधों पर चढ़ा हो और वो शब्दों में नहीं उतर पा रहा हो। दरबार के अन्य मंत्री, नवाब और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, पर सबकी निगाहें उसी मुकाम पर टिक गई थी जहां बीरबल खड़े थे। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो अकबर के दिल में हमेशा एक सुकून की लहर जगाती थी। पर आज वो मुस्कान कुछ और भी थी। उसमें कोई योजना, कोई उत्तर, कोई पक्का इरादा छुपा था। अकबर ने तमतमाते हुए पूछा, बीरबल, तू इतना शांत कैसे है? हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों से शिकायतें आ रही हैं, करों का बोझ बढ़ रहा है, किसान त्रस्त है, और बीच में कुछ अफवाहें चल रही है कि हम लोगों की खुशहाली घट रही है। क्या कारण है? क्या मैं किसी तरह से अपनी राय बदल रहा हूं, या व्यवस्था में कोई कमी है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, साहब, आप कहते हैं कि खुशहाली घट रही है, पर खुशहाली का पैमाना क्या है? क्या उसे केवल करों, फसलों और व्यापार के आंकड़ों से मापा जा सकता है? अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। व्यवस्था के आंकड़े बतलाते हैं, पर तुम्हारे शब्दों में कुछ और घुमा हुआ है। बता, क्या सोचता है तू? बीरबल ने दरबार की दिशा में देखा, फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही खुली उसने कहा, साहब, कुछ दिनों से मैं बाजारों में गया, बागों में गया और गांवों में भी। मैंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, खेत बहोर रहे हैं, दुकानदार अपने सामान बेच रहे हैं, पर रास्तों पर मुस्कानें कम दिखी। लोग अपने चेहरों पर चिंता की रेखाएं लिए हुए थे। मैंने सोचा, क्या खुशहाली केवल धन और अनाज है, या मुस्कान का होना भी उसकी निशानी है? इसलिए मैंने कहा, पहले मुस्कान से शुरुआत करो। अकबर ने थोड़ी हल्की मुस्कुराहट की पर कहा, मुस्कान से शुरुआत? कैसे? पर रीति रिवाज, प्रशासन, कर्ज निर्धारण, क्या मुस्कान उनको बदल देगी? बीरबल ने जवाब दिया, मुस्कान जादू नहीं है, पर वो एक किस्म की ढाल है। जब एक आदमी मुस्कुराता है तो उसका चेहरा नरम पड़ता है, उसकी सोच थोड़ी बदल जाती है, और वह दूसरों को भी नरमी देने लगता है। अगर हम दरबार से ही मुस्कान बांटना शुरू करें तो लोग संदेह का स्थान भरोसे से भर सकेंगे। पर मुस्कान बांटने का तरीका भी जरूरी है, उसे सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। इसके लिए मैं एक छोटी सी परख प्रस्तावित करता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, क्या परख है?
बीरबल ने अपनी कमीज की बाह को इधर उधर की ओर हिलाते हुए कहा, साहब, कल सुबह मैं कुछ ढूंढ कर लाऊंगा। एक ऐसा दर्पण जो सिर्फ चेहरों को छिपाएगा नहीं, बल्कि भीतर के भावों को भी परख लेगा, और जो दरबार में सबसे सच्ची मुस्कान देगा, उसे मैं एक छोटा सा इनाम दूंगा। पर इनाम से बड़ी बात यह होगी कि हम दरबार के बाहर भी जाकर जनता के बीच मुस्कान फैलाएंगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी अतरंगी योजनाएं हमेशा रंग लाती है। बीरबल, ठीक है, कल हम देखेंगे कौन किस्म की मुस्कान देता है। दूसरे दिन की सुबह बीरबल बाजार गया। उसने दरबार के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। एक कलाकार, 2 कवि, एक संगीतकार और एक वृद्ध व्यापारी। बीरबल का इरादा सिर्फ यह देखना था कि मुस्कान कैसे उत्पन्न होती है और कैसे लोग उसे बांटते हैं। कलाकार ने रंगों से चेहरे पर हंसी उकेरी, कवियों ने मीठे अल्फाज निकाले और संगीतकार ने झुनझुना बजाकर नाच छेड़ दिया। पर बीरबल ने कहा, यह सब अच्छा है, पर असली मुस्कान तब आती है जब किसी की पीड़ा में हम साझी हो सके, न कि केवल हंसी के लिए मुस्कुराए। बीरबल की बातें अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा कि बीरबल की यह चुनौती निश्चय ही एक साधारण खेल नहीं है। वो भी अगले दिन आम जनता के बीच गया, बिना बैंडबाज और दाढ़ी मुंह ढाक कर, सिर्फ एक सामान्य नागरिक की तरह। उसने एक बूढ़े किसान को फसल बेचते देखा, एक मां अपने बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही थी, और एक व्यापारी अपने सामान के नीचे थका सा बैठा था। अकबर ने देखा कि जो लोग सच्ची मुस्कान बांटते थे, वो वे लोग थे जो दूसरों की मुसीबत सुनते थे, जिन्हें कामयाबी का ढोंग नहीं करता और नहीं दिखावे के लिए हंसते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, साहब, अगर आप चाहते हैं कि राज्य में मुस्कान आए तो आपको कुछ नियम बदलने होंगे। आपके दरबार के फैसले से लेकर लोगों के दर्द तक, हर चीज में सहानुभूति की लकीर डाली जानी चाहिए। और सहानुभूति तभी पनपेगी जब आप अपने दरबार की सादगी और लोगों के साथ सीधा व्यवहार बढ़ाएंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, पर तुम बताओ कि इसे कैसे प्रमाणित किया जाए। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए सुझाया, हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम कुछ ऐसे गांवों को चुनेंगे जहां हाल ही में कमी की शिकायत आई है, पर यात्रा का तरीका विशेष होगा। मैं तुम्हें एक गुप्त पात्र के रूप में भेजूंगा। तुम एक साधारण यात्री बनकर गांव में जाओगे और मैं तुम्हारे निकट रहूंगा, पर परिचय नहीं करूंगा। हम देखेंगे कि जनता की मुस्कान इसके बाद बदलती है या नहीं। अकबर ने इस प्रयोग में सम्मिलित होने का निश्चय किया। अगले ही सप्ताह राजा और बीरबल साथ निकले, पर राजा अपने राजसी वस्त्र नहीं पहने, वो साधारण कपड़े पहनकर एक आम आदमी की तरह गांवों में पहुंचा। दोनों का व्यवहार अलग था। बीरबल अपनी बुद्धि से समस्याएं हल कर रहा था और अकबर अनोखे तरीके से लोगों से बात कर रहा था, किंतु वो हमेशा ये छिपा कर रखता कि वह राजा है। कई बार लोगों ने उसे मीठे बोल दिए, कई बार उसे बुरा भी कहा गया, पर हर बार उसने सुना और समझा। एक गांव में पहुंचे जहां हाल ही में सूखा पड़ा था और किसान परेशान थे। बीरबल ने तत्काल एक सभा बुलाकर किसानों को आश्वासन दिया कि राजदरबार उनकी स्थिति देख रहा है और जल्द ही राहत भेजी जाएगी। पर बीरबल ने आगे कहा, राहत तभी कारगर होगी जब उसे आप तक पहुंचाने में कोई अनियमितता ना होगी। इसलिए जो भी धन या अनुदान पहुंचेगा, उसकी निगरानी गांव वालों की कमेटी द्वारा होगी। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, क्या राजा ऐसा कर सकता है? बीरबल ने केवल मुस्कुराकर कहा, हम पहले मुस्कान से शुरुआत कर रहे हैं। मुस्कान का अर्थ भरोसा भी है। अकबर ने बीरबल की चाल में गहराई देखी और गांव वालों के चेहरे पर थोड़ा उम्मीद का प्रकाश उभर आया। पर सच्ची परीक्षा थोड़ी बाद हुई। अगले गांव में एक धीमी स्वभाव वाली औरत थी, मीरा। उसके पति का देहांत हुआ था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वो गरीब है और उसे मदद मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि हम कैसे उसकी मदद करें
ताकि वो सम्मानित रहे। बीरबल ने सुझाव दिया कि गांव में एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जहां सबको काम दिया जाए, न कि केवल चंदा। उसने कहा, सम्मान बचाने के लिए काम देना जरूरी है। इंसान को जब आत्मसम्मान मिलता है तब उसकी मुस्कान असली होती है। मीरा को हाथ बटाने के लिए ब्राह्मण और कामगार के साथ एक योजना दी गई। उसे बच्चों की देखभाल और गांव के रेशमी वस्त्रों की सिलाई का काम दिया गया। अकबर ने गुप्त रूप से देखा कि मीरा की आंखों में आकर असली मुस्कान उभर आई, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। दोनों की यात्रा आगे बढ़ती रही। बीरबल ने कई बार ऐसे उपाय सुझाए जो सिर्फ दान से बड़ी चीजें कर गए। लोगों के बीच विश्वास बहाल करने, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने और कर की वसूली में पारदर्शिता लाने जैसी बातें। धीरे धीरे जहां जहां वे जाते, वहां के लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कानें लौट आई। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वे एक छोटे से कस्बे पहुंचे जहां दुकानें बंद पड़ी थी और बच्चे बेरोजगारी के कारण शहरों की ओर जा रहे थे। उस कस्बे के सरदार ने कहा कि यहाँ के कारीगरों को कोई नई तकनीक नहीं आती और व्यापार भी घटा है। बीरबल ने एक अभिनव विचार रखा कि हम एक मेला लगाएं, जहां कस्बे के कारीगर अपनी कला दिखाएं और दूर दराज के व्यापारियों को बुलाया जाए। पर बीरबल का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं था। वो ये भी चाहता था कि कारीगरों की कृतियां पहचान पाएं और उनके प्रति सम्मान बढ़े। मेले के दिन अकबर ने देखा कि किस तरह लोग अपने हुनर से गर्व महसूस कर रहे थे। बच्चे आंखें चमकाकर देख रहे थे और बूढ़े मुस्कुराकर अपनी कहानियां सुनाने लगे हैं, और बीच में कुछ अफवाहें चल रही है कि हम लोगों की खुशहाली घट रही है। क्या कारण है? क्या मैं किसी तरह से अपनी राय बदल रहा हूं या व्यवस्था में कोई कमी है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, साहब, आप कहते हैं कि खुशहाली घट रही है, पर खुशहाली का पैमाना क्या है? क्या उसे केवल करों, फसलों और व्यापार के आंकड़ों से मापा जा सकता है? अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। व्यवस्था के आंकड़े बतलाते हैं, पर तुम्हारे शब्दों में कुछ और घुमा हुआ है। बता, क्या सोचता है तू? बीरबल ने दरबार की दिशा में देखा, फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही खुली उसने कहा, साहब, कुछ दिनों से मैं बाजारों में गया, बागों में गया और गांवों में भी। मैंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, खेत बहोर रहे हैं, दुकानदार अपने सामान बेच रहे हैं, पर रास्तों पर मुस्कानें कम दिखी। लोग अपने चेहरों पर चिंता की रेखाएं लिए हुए थे। मैंने सोचा, क्या खुशहाली केवल धन और अनाज है या मुस्कान का होना भी उसकी निशानी है? इसलिए मैंने कहा, पहले मुस्कान से शुरुआत करो। अकबर ने थोड़ी हल्की मुस्कुराहट की पर कहा, मुस्कान से शुरुआत कैसे? पर रीति रिवाज, प्रशासन, कर्ज निर्धारण, क्या मुस्कान उनको बदल देगी? बीरबल ने जवाब दिया, मुस्कान जादू नहीं है, पर वो एक किस्म की ढाल है। जब एक आदमी मुस्कुराता है तो उसका चेहरा नरम पड़ता है, उसकी सोच थोड़ी बदल जाती है और वह दूसरों को भी नरमी देने लगता है। अगर हम दरबार से ही मुस्कान बांटना शुरू करें तो लोग संदेह का स्थान भरोसे से भर सकेंगे। पर मुस्कान बांटने का तरीका भी जरूरी है। उसे सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। इसके लिए मैं एक छोटी सी परख प्रस्तावित करता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, क्या परख है? बीरबल ने अपनी कमीज की बाह को इधर उधर की ओर हिलाते हुए कहा, साहब, कल सुबह मैं कुछ ढूंढ कर लाऊंगा। एक ऐसा दर्पण जो सिर्फ चेहरों को छिपाएगा नहीं, बल्कि भीतर के भावों को भी परख लेगा, और जो दरबार में सबसे सच्ची मुस्कान देगा उसे मैं एक छोटा सा इनाम दूंगा। पर इनाम से बड़ी बात यह होगी कि हम दरबार के बाहर भी जाकर जनता के बीच मुस्कान फैलाएंगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी अतरंगी योजनाएं हमेशा रंग लाती है। बीरबल, ठीक है, कल हम देखेंगे कौन किस्म की मुस्कान देता है। दूसरे दिन की सुबह बीरबल बाजार गया। उसने दरबार के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक कलाकार, 2 कवि, एक संगीतकार और एक वृद्ध व्यापारी। बीरबल का इरादा सिर्फ ये देखना था
कि मुस्कान कैसे उत्पन्न होती है और कैसे लोग उसे बांटते हैं। कलाकार ने रंगों से चेहरे पर हंसी उकेरी, कवियों ने मीठे अल्फाज निकाले और संगीतकार ने झुनझुना बजाकर नाच छेड़ दिया। पर बीरबल ने कहा, यह सब अच्छा है, पर असली मुस्कान तब आती है जब किसी की पीड़ा में हम साझी हो सके, न कि केवल हंसी के लिए मुस्कुराए। बीरबल की बातें अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा कि बीरबल की यह चुनौती निश्चय ही एक साधारण खेल नहीं है। वो भी अगले दिन आम जनता के बीच गया, बिना बैंडबाज और दाढ़ी मुंह ढाक कर, सिर्फ एक सामान्य नागरिक की तरह। उसने एक बूढ़े किसान को फसल बेचते देखा, एक मां अपने बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही थी और एक व्यापारी अपने सामान के नीचे थका सा बैठा था। अकबर ने देखा कि जो लोग सच्ची मुस्कान बांटते थे वो वे लोग थे जो दूसरों की मुसीबत सुनते थे, जिन्हें कामयाबी का ढोंग नहीं करता और नहीं दिखावे के लिए हंसते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, साहब, अगर आप चाहते हैं कि राज्य में मुस्कान आए तो आपको कुछ नियम बदलने होंगे। आपके दरबार के फैसले से लेकर लोगों के दर्द तक हर चीज में सहानुभूति की लकीर डाली जानी चाहिए, और सहानुभूति तभी पनपेगी जब आप अपने दरबार की सादगी और लोगों के साथ सीधा व्यवहार बढ़ाएंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, पर तुम बताओ कि इसे कैसे प्रमाणित किया जाए। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए सुझाया, हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम कुछ ऐसे गांवों को चुनेंगे जहां हाल ही में कमी की शिकायत आई है, पर यात्रा का तरीका विशेष होगा। मैं तुम्हें एक गुप्त पात्र के रूप में भेजूंगा। तुम एक साधारण यात्री बनकर गांव में जाओगे और मैं तुम्हारे निकट रहूंगा, पर परिचय नहीं करूंगा। हम देखेंगे कि जनता की मुस्कान इसके बाद बदलती है या नहीं। अकबर ने इस प्रयोग में सम्मिलित होने का निश्चय किया। अगले ही सप्ताह राजा और बीरबल साथ निकले, पर राजा अपने राजसी वस्त्र नहीं पहने, वो साधारण कपड़े पहनकर एक आम आदमी की तरह गांवों में पहुंचा। दोनों का व्यवहार अलग था। बीरबल अपनी बुद्धि से समस्याएं हल कर रहा था और अकबर अनोखे तरीके से लोगों से बात कर रहा था, किंतु वो हमेशा ये छिपा कर रखता कि वह राजा है। कई बार लोगों ने उसे मीठे बोल दिए, कई बार उसे बुरा भी कहा गया, पर हर बार उसने सुना और समझा। एक गांव में पहुंचे जहां हाल ही में सूखा पड़ा था और किसान परेशान थे। बीरबल ने तत्काल एक सभा बुलाकर किसानों को आश्वासन दिया कि राजदरबार उनकी स्थिति देख रहा है और जल्द ही राहत भेजी जाएगी। पर बीरबल ने आगे कहा, राहत तभी कारगर होगी जब उसे आप तक पहुंचाने में कोई अनियमितता ना होगी। इसलिए जो भी धन या अनुदान पहुंचेगा उसकी निगरानी गांव वालों की कमेटी द्वारा होगी। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, क्या राजा ऐसा कर सकता है? बीरबल ने केवल मुस्कुराकर कहा, हम पहले मुस्कान से शुरुआत कर रहे हैं। मुस्कान का अर्थ भरोसा भी है। अकबर ने बीरबल की चाल में गहराई देखी और गांव वालों के चेहरे पर थोड़ा उम्मीद का प्रकाश उभर आया। पर सच्ची परीक्षा थोड़ी बाद हुई। अगले गांव में एक धीमी स्वभाव वाली औरत थी, मीरा। उसके पति का देहांत हुआ था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वो गरीब है और उसे मदद मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि हम कैसे उसकी मदद करें ताकि वो सम्मानित रहे। बीरबल ने सुझाव दिया कि गांव में एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जहां सबको काम दिया जाए, न कि केवल चंदा। उसने कहा, सम्मान बचाने के लिए काम देना जरूरी है। इंसान को जब आत्मसम्मान मिलता है तब उसकी मुस्कान असली होती है। मीरा को हाथ बटाने के लिए ब्राह्मण और कामगार के साथ एक योजना दी गई। उसे बच्चों की देखभाल और गांव के रेशमी वस्त्रों की सिलाई का काम दिया गया। अकबर ने गुप्त रूप से देखा कि मीरा की आंखों में आकर असली मुस्कान उभर आई, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। दोनों की यात्रा आगे बढ़ती रही। बीरबल ने कई बार ऐसे उपाय सुझाए जो सिर्फ दान से बड़ी चीजें कर गए। लोगों के बीच विश्वास बहाल करने, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने
और कर की वसूली में पारदर्शिता लाने जैसी बातें। धीरे धीरे जहां जहां वे जाते, वहां के लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कानें लौट आई। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वे एक छोटे से कस्बे पहुंचे जहां दुकानें बंद पड़ी थी और बच्चे बेरोजगारी के कारण शहरों की ओर जा रहे थे। उस कस्बे के सरदार ने कहा कि यहाँ के कारीगरों को कोई नई तकनीक नहीं आती और व्यापार भी घटा है। बीरबल ने एक अभिनव विचार रखा कि हम एक मेला लगाएं, जहां कस्बे के कारीगर अपनी कला दिखाएं और दूर दराज के व्यापारियों को बुलाया जाए। पर बीरबल का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं था, वो ये भी चाहता था कि कारीगरों की कृतियां पहचान पाएं और उनके प्रति सम्मान बढ़े। मेले के दिन अकबर ने देखा कि किस तरह लोग अपने हुनर से गर्व महसूस कर रहे थे। बच्चे आंखें चमकाकर देख रहे थे और बूढ़े मुस्कुराकर अपनी कहानियां सुनाने लगे। उसी दिन एक वृद्ध कारीगर ने अकबर के पास बैठकर कहा, साहब, आपने हमारा सम्मान किया है, अब हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। अकबर ने महसूस किया कि सम्मान और काम की पहचान से मुस्कान कितनी गहरी होती है। यात्रा के अंत में बीरबल ने एक बड़ा आयोजन रखा, एक मुहिम जिसकी रूपरेखा उसने पहले से तय कर ली थी। उसने कहा कि दरबार में एक नया नियम लाया जाएगा, जहां किसी भी नागरिक की शिकायत को सुनने के लिए एक हफ्ते में निश्चित समय रखा जाएगा और इन शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लिए जाएंगे। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया, पर बीरबल ने एक और शर्त रखी कि दरबार को भी हर महीने कुछ समय ऐसे नागरिकों के साथ बिताना होगा जहां राजा और मंत्री स्वयं वहां जाकर लोगों की बात सुने। बीरबल ने कहा, जब दरबार जनता के दुख में शरीक होगा, तब मुस्कानें अपने आप फैलेंगी। कुछ महीनों के भीतर स्पष्ट परिणाम आते दिखे। प्रजा की अवहेलना कम हुई, कर वसूली में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के चेहरों पर मुस्कानें लौट आई। बीरबल की छोटी छोटी रणनीतियों ने मिलकर एक बड़ा प्रभाव डाला। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जैसे ही सब कुछ बेहतर लगता, एक नई चुनौती आती। और इस बार चुनौती थी अफवाहों की। एक ऐसी अफवाह जिसका मकसद दरबार में अविश्वास फैलाना और लोगों के बीच द्वेष उत्पन्न करना था। कहीं से कुछ लोगों ने ये कहानियां फैलाई कि राजा केवल दिखावे के लिए मुस्कान बांट रहा है, कि दरबार की नई नीतियां केवल बाहरी दिखावे के लिए है और लंबे समय तक लाभ नहीं देंगी। कुछ बढ़ी और व्यापारियों ने भी शिकायतें शुरू कर दी कि नई नीतियां उनके लिए बोझ है। अकबर ने ये सब सुना और फिर से चिंता उसकी आंखों में लौट आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इस तरह की हवाएं हमेशा चलती रहती है, पर हम उन्हें कैसे रोकते हैं, यही मायने रखता है। बीरबल ने एक योजना बनाई, इस बार न केवल मुस्कान बांटने की, बल्कि लोगों के मन की सच्ची स्थिति का पता लगाने की। उसने कहा कि हम एक न्यायप्रिय नेत्रीकरण करेंगे, जहां किसी भी अफवाह की जड़ तक पहुंचा जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें सजा नहीं पर समझ दी जाएगी। बीरबल की सिकाइश है कि सजा केवल दंड नहीं होती, सजा का अर्थ शिक्षा भी है, जिससे दोषियों को अपने कर्मों का भान हो और वे सुधरे। इस सिद्धांत ने दरबार में कुछ विरोधियों को चौंका दिया, पर अकबर ने इसे अपनाया। अंततः उस अफवाह का सूत्रधार पकड़ा गया, एक कुटिल प्राणी जो राजस्व प्रणाली को बदनाम करना चाहता था ताकि वो काले कारोबार का मार्ग प्रशस्त कर सके। उसने झूठे दस्तावेज और फरेब से कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक सार्वजनिक बहस आयोजित की, जहां सबूत पेश किए गए और आरोपी को मौका दिया गया अपनी गलती स्वीकार करने का। उस व्यक्ति ने सब कुछ स्वीकार किया और कहा कि उसने धन की लालच में ये कृत्य किया। अकबर ने उसे कठोर जेल की बजाय समुदाय सेवा का निर्णय दिया। उसे गांवों के स्कूलों में जाकर बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता पढ़ानी थी। ये दंड कुछ लोगों को अजूबा लग सकता था, पर बीरबल ने कहा, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे दोषी भी समाज के लिए कुछ करे और समाज भी उसे सुधारने का मौका दे। समय के साथ
अकबर के दरबार की नीतियां स्थिर हुई और लोगों में भरोसा बढ़ा। पर एक दिन बीरबल के कानों में एक अजीब खबर पहुंची। दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की खुशियों को गिराना चाहता था। वो दरबार का अपना ही एक सचिव था जो झूठे वायदे कर आमदनी के बहाने राज्य निधि में छेड़छाड़ कर रहा था। बीरबल ने शांत स्वभाव से काम लिया। उसने राजा से कहा, साहब, ये वक्त है जहां हमें मुस्कान की गहराई पर ध्यान देना चाहिए, वो मुस्कान जो सत्य और न्याय के साथ हो। बीरबल ने अपने तरीके से सत्य को बाहर निकाला, नाटकीयता के बिना, केवल तथ्य और निरीक्षण के साथ। उन्होंने सचिव को मौका दिया कि वह अपने कर्मों का हिसाब दे। सामने आए सबूत इतने स्पष्ट थे कि उसकी किसी बहाने की गुंजाइश नहीं रही। पर बीरबल ने उस समय भी ठंडा दिमाग रखा। उसने कहा, हमें सजा देते हुए भी उसका मानवीय पक्ष नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति ने गलती की है, पर उसे सुधारने की जगह देना भी आवश्यक है। सचिव को नौकरी से हटाया गया और उसे आर्थिक अनुशासन सिखाने वाले कक्ष में भेजा गया और उसे समाज की भलाई के लिए कुछ साल सेवा करनी पड़ी। ये निर्णय कुछ लोगों को कम ही न्याय संगत लगा, पर बीरबल ने समझाया कि जब हम सख्ती और करुणा का संतुलन रखते हैं तो समाज लंबे समय तक स्थिर रहता है। अकबर ने एक बार फिर महसूस किया कि बीरबल की समझ कितनी दूरदर्शी है। मुस्कान अब सिर्फ चेहरे की रेखा नहीं थी, वो शासन की नीति का हिस्सा बन चुकी थी। उस नीति का हिस्सा जो न्याय, पारदर्शिता और सहानुभूति पर टिकी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्ष बीतते गए और अकबर का राज्य समृद्ध हुआ। लोग खुश दिखने लगे, पर बीरबल ने हर बार कहा कि मुस्कान का होना ही काफी नहीं, उसे बनाए रखना चाहिए। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक गांव की लड़की की जिसका नाम था सविता। सविता की मुस्कान पूरे गांव को खुश रखती थी। वो हर किसी को सहारा देती, बच्चों को पढ़ाती और वृद्धों का ध्यान रखती। पर एक दिन सविता की मां बीमार पड़ी और गांव वालों ने देखा कि सविता का चेहरा उदास है। गांव ने मिलकर पैसे दिए, पर फिर भी सविता का चेहरा कुछ नहीं बदला। तब गांव के मुखिया ने सविता से पूछा, तुम्हारी मुस्कान कहाँ गई? सविता ने कहा, मेरी मुस्कान दिए की लौ है। जब तक दिए में तेल है, लौ रहती है, पर जब तेल खत्म हो जाए तो लौ भी बुझ जाती है। अच्छा तो यह है कि किसी ने दिए में फिर से तेल भर दिया। मुखिया ने समझा कि सविता की मुस्कान किसी इनाम से नहीं, सम्मान और मदद से जिंदा रहती है। इसीलिए गांव ने मिलकर सविता की मां की सेवा की और उसकी मुस्कान लौट आई। बीरबल ने कहा, साहब, मुस्कान का तेल वही है जिसे हम समुदाय, सहानुभूति और सम्मान कहते हैं। अगर ये तेल खत्म न होने दिया जाए तो मुस्कान बनी रहेगी। उसी दिन एक वृद्ध कारीगर ने अकबर के पास बैठकर कहा, साहब, आपने हमारा सम्मान किया है, अब हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। अकबर ने महसूस किया कि सम्मान और काम की पहचान से मुस्कान कितनी गहरी होती है। यात्रा के अंत में बीरबल ने एक बड़ा आयोजन रखा, एक मुहिम जिसकी रूपरेखा उसने पहले से तय कर ली थी। उसने कहा कि दरबार में एक नया नियम लाया जाएगा, जहां किसी भी नागरिक की शिकायत को सुनने के लिए एक हफ्ते में निश्चित समय रखा जाएगा और इन शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लिए जाएंगे। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया, पर बीरबल ने एक और शर्त रखी कि दरबार को भी हर महीने कुछ समय ऐसे नागरिकों के साथ बिताना होगा जहां राजा और मंत्री स्वयं वहां जाकर लोगों की बात सुने। बीरबल ने कहा, जब दरबार जनता के दुख में शरीक होगा तब मुस्कानें अपने आप फैलेंगी। कुछ महीनों के भीतर स्पष्ट परिणाम आते दिखे। प्रजा की अवहेलना कम हुई, कर वसूली में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के चेहरों पर मुस्कानें लौट आई। बीरबल की छोटी छोटी रणनीतियों ने मिलकर एक बड़ा प्रभाव डाला। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जैसे ही सब कुछ बेहतर लगता, एक नई चुनौती आती। और इस बार चुनौती थी अफवाहों की। एक ऐसी अफवाह जिसका मकसद दरबार में अविश्वास फैलाना और लोगों के बीच द्वेष उत्पन्न करना था।
कहीं से कुछ लोगों ने ये कहानियां फैलाई कि राजा केवल दिखावे के लिए मुस्कान बांट रहा है, कि दरबार की नई नीतियां केवल बाहरी दिखावे के लिए हैं और लंबे समय तक लाभ नहीं देंगी। कुछ बढ़ी और व्यापारियों ने भी शिकायतें शुरू कर दी कि नई नीतियां उनके लिए बोझ है। अकबर ने यह सब सुना और फिर से चिंता उसकी आंखों में लौट आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इस तरह की हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, पर हम उन्हें कैसे रोकते हैं, यही मायने रखता है। बीरबल ने एक योजना बनाई, इस बार न केवल मुस्कान बांटने की, बल्कि लोगों के मन की सच्ची स्थिति का पता लगाने की। उसने कहा कि हम एक न्यायप्रिय नेत्रीकरण करेंगे, जहां किसी भी अफवाह की जड़ तक पहुंचा जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा नहीं पर समझ दी जाएगी। बीरबल की सिकाइश है कि सजा केवल दंड नहीं होती, सजा का अर्थ शिक्षा भी है, जिससे दोषियों को अपने कर्मों का भान हो और वे सुधरे। इस सिद्धांत ने दरबार में कुछ विरोधियों को चौंका दिया, पर अकबर ने इसे अपनाया। अंततः उस अफवाह का सूत्रधार पकड़ा गया, एक कुटिल प्राणी जो राजस्व प्रणाली को बदनाम करना चाहता था ताकि वो काले कारोबार का मार्ग प्रशस्त कर सके। उसने झूठे दस्तावेज और फरेब से कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक सार्वजनिक बहस आयोजित की, जहां सबूत पेश किए गए और आरोपी को मौका दिया गया अपनी गलती स्वीकार करने का। उस व्यक्ति ने सब कुछ स्वीकार किया और कहा कि उसने धन की लालच में ये कृत्य किया। अकबर ने उसे कठोर जेल की बजाय समुदाय सेवा का निर्णय दिया। उसे गांवों के स्कूलों में जाकर बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता पढ़ानी थी। ये दंड कुछ लोगों को अजूबा लग सकता था, पर बीरबल ने कहा, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे दोषी भी समाज के लिए कुछ करे और समाज भी उसे सुधारने का मौका दे। समय के साथ अकबर के दरबार की नीतियां स्थिर हुई और लोगों में भरोसा बढ़ा। पर एक दिन बीरबल के कानों में एक अजीब खबर पहुंची। दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की खुशियों को गिराना चाहता था। वो दरबार का अपना ही एक सचिव था, जो झूठे वायदे कर आमदनी के बहाने राज्य निधि में छेड़छाड़ कर रहा था। बीरबल ने शांत स्वभाव से काम लिया। उसने राजा से कहा, साहब, ये वक्त है जहां हमें मुस्कान की गहराई पर ध्यान देना चाहिए, वो मुस्कान जो सत्य और न्याय के साथ हो। बीरबल ने अपने तरीके से सत्य को बाहर निकाला, नाटकीयता के बिना, केवल तथ्य और निरीक्षण के साथ। उन्होंने सचिव को मौका दिया कि वह अपने कर्मों का हिसाब दे। सामने आए सबूत इतने स्पष्ट थे कि उसकी किसी बहाने की गुंजाइश नहीं रही। पर बीरबल ने उस समय भी ठंडा दिमाग रखा। उसने कहा, हमें सजा देते हुए भी उसका मानवीय पक्ष नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति ने गलती की है, पर उसे सुधारने की जगह देना भी आवश्यक है। सचिव को नौकरी से हटाया गया और उसे आर्थिक अनुशासन सिखाने वाले कक्ष में भेजा गया और उसे समाज की भलाई के लिए कुछ साल सेवा करनी पड़ी। ये निर्णय कुछ लोगों को कम ही न्याय संगत लगा, पर बीरबल ने समझाया कि जब हम सख्ती और करुणा का संतुलन रखते हैं तो समाज लंबे समय तक स्थिर रहता है। अकबर ने एक बार फिर महसूस किया कि बीरबल की समझ कितनी दूरदर्शी है। मुस्कान अब सिर्फ चेहरे की रेखा नहीं थी, वो शासन की नीति का हिस्सा बन चुकी थी। उस नीति का हिस्सा जो न्याय, पारदर्शिता और सहानुभूति पर टिकी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्ष बीतते गए और अकबर का राज्य समृद्ध हुआ। लोग खुश दिखने लगे, पर बीरबल ने हर बार कहा कि मुस्कान का होना ही काफी नहीं, उसे बनाए रखना चाहिए। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक गांव की लड़की की, जिसका नाम था सविता। सविता की मुस्कान पूरे गांव को खुश रखती थी। वो हर किसी को सहारा देती, बच्चों को पढ़ाती और वृद्धों का ध्यान रखती। पर एक दिन सविता की मां बीमार पड़ी और गांव वालों ने देखा कि सविता का चेहरा उदास है। गांव ने मिलकर पैसे दिए, पर फिर भी सविता का चेहरा कुछ नहीं बदला। तब गांव के मुखिया ने सविता से पूछा, तुम्हारी मुस्कान कहाँ गई? सविता ने कहा, मेरी मुस्कान दिए की लौ है,
जब तक दिए में तेल है लौ रहती है, पर जब तेल खत्म हो जाए तो लौ भी बुझ जाती है। अच्छा तो यह है कि किसी ने दिए में फिर से तेल भर दिया। मुखिया ने समझा कि सविता की मुस्कान किसी इनाम से नहीं, सम्मान और मदद से जिंदा रहती है। इसीलिए गांव ने मिलकर सविता की मां की सेवा की और उसकी मुस्कान लौट आई। बीरबल ने कहा, साहब, मुस्कान का तेल वही है जिसे हम समुदाय, सहानुभूति